मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ रिक्वेस्टेड वीडियो, तो उसमें क्या होता है कोई एक सिंगल टॉपिक को मैं कवर करती हूँ, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो मैंने ये सोचा कि आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हो आप लोग, तो मैंने ये सोचा कि वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें कई सारे कमेंट को हम आज इसमें कवर करने वाले हैं, जिससे आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। आप लोग के सवालों के जवाब, जो मुझे जितना आता है, मैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी आपके कमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना ले लिया है फ़ोन, और सबसे पहला जो आज का कमेंट है प्रियंका पांडे जी का। मैम आप सही बोल, डिग्री, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाँ डिग्री ज़रूरी होती है, इससे हमारा बेस मजबूत होता है। वैसे बनने को तो आप बन सकते हैं धीरे धीरे, एक्सपीरियंस जब होता जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको टाइम बहुत लगता है। उसी के लिए इन्होंने मुझसे पूछा है, और बिल्कुल सही है। तो इनका पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, कि डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। मैं इसीलिए आज जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हूँ, असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र हूँ, बट अभी सीखना बाकी है, क्योंकि अभी मैं डोमेस्टिक ही देखती हूँ। प्रॉब्लम आती है, बट डिग्री के साथ आप बहुत जल्दी हर चीज़ों को अचीव कर लेते हो। थैंक यू सो मच। तो सही बात है, बिल्कुल। डिग्री अगर आपके पास होगी तो आपको चीज़ों को अचीव करने में आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, तो आप और जल्दी ग्रोथ करेंगे। आपका जो टाइम जाता है वो टाइम ख़राब नहीं होगा। शीला वर्मा जी का कमेंट है, मैम मैंने असिस्टेंट मर्चेंट की 1 मंथ की ट्रेनिंग की है, बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा। मैम मुझे ट्रेनिंग के लिए कहीं हो तो बताओ। देखो, ट्रेनिंग के लिए ना, जब आपने 1 महीने की ट्रेनिंग किया, मेरा सजेशन यही है कि जब आपने 1 महीने की ट्रेनिंग किया, तो उस टाइम पे आपको अगर ये लगा कि नहीं आपने कुछ नहीं सीखा है, तो बाद में आप सेम फैक्ट्री में, सेम कंपनी में आप चाहो तो कुछ लोगों को तो आप जानते ही होंगे, जिस सीनियर के अंडर में आपने काम किया होगा, या ऑफिस के और जो स्टाफ होगा उसको आप जानते होंगे। तो आप बेटर यही होगा कि आप उनसे कांटेक्ट करो और उनसे खुद आप बात करो, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर को ना जॉब लगने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हर कोई कंपनी चाहती है कि उनके पास बंदा आए और काम करना स्टार्ट करे। ट्रेनिंग जल्दी लोग नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने 1 मंथ में, हम लोग वैसे भी जनरली कुछ सीख नहीं सकते, बस चीज़ों को जब तक समझते हैं तब तक 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो आप फिर उसी कंपनी में बात करो, उन्हीं लोगों से बात करो, और आप ये उनको बोलो कि सर मुझे ट्रेनिंग, आप सैलरी की बात मत करो अभी शुरू के 6 मंथ। मैं तो यही बोलूँगी कि जब आप सैलरी का लालच करोगे ना, तो ये जो आप घर बैठ के जो 2-4 महीने वेस्ट करोगे ना, उससे बेहतर है कि फ्री में ट्रेनिंग लो, काम करो, बोलो कि मुझे सीखना है। आप आपकी फैक्ट्री में हो या फिर दूसरी में है, सर मुझे ट्रेनिंग या असिस्टेंट लेवल पे मुझे कहीं काम करा दो प्लीज़। तो आप जिनको जानते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फैक्ट्री से आ चुके हो, तो आप बेटर होगा कि आप उन्हीं लोगों से बात करो, तो आपको जल्दी क्या कहते हैं चीज़ें समझ आएंगी और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और जो दूसरा है, मानस प्रधान जी का कमेंट है, शिपमेंट में मर्चेंट का क्या काम रहता है। आई थिंक ये मानस प्रधान, आप रिलायंस की कपड़े की फैक्ट्री में आप काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शिपमेंट में मर्चेंट का क्या काम रहता है। देखो, डिपेंड करता है, इसके लिए मैं कोई एक अलग से ना वीडियो लेके आऊँगी फुल डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मर्चेंट के बारे में, मर्चेंट 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जो सैम्पलिंग वगैरह देखते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन के मर्चेंडाइज़र होते हैं। जो हमारे प्रोडक्शन के मर्चेंडाइज़र होते हैं, उनका शिपमेंट में सब कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके बिना किसी गाइडेंस के शिपमेंट जा ही नहीं सकती। और एक मर्चेंट ऐसे होते हैं जो सैम्पलिंग से लेकर के पूरा प्रोडक्शन तक पूरी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप हर एक, क्योंकि मर्चेंट के पास क्या होता है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक का हर एक चीज़ डिटेल उनके पास होती है, ठीक है। वो सब कुछ जानते हैं, उसकी कॉस्टिंग से लेकर उसकी एवरेज प्राइसिंग, और बायर से क्या बात हुई, उसके कमेंट, उसका हर एक चीज़ जानते हैं। शुरू से कहते हैं ना कि उसको
शिपमेंट भेजने तक उसको मर्चेंडाइज़र ही हैंडल करता है, ठीक है। तो मर्चेंट को हर एक चीज़ स्टाइल के बारे में मर्चेंट ही बताएगा कि इसकी पैकिंग कैसे होती है, बाहर नहीं कैसे रिक्वायरमेंट। अब कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसे होती हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज होता है, हम उनको मैनुअल दे देते हैं कि भैया आप समझो, लेकिन हमारी प्रोडक्शन की टीम इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं जो भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनको हर एक चीज़ हमें जा करके बताना होता है कि भैया इसकी पैकिंग ऐसे होनी है, बायर ने ऐसे मांगा है, इसका क्या होगा, इसका लेबल वगैरह कैसे लगेगा, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से। और मेरा गाइडेंस यही है कि अगर आप लोग प्रोडक्शन के मर्चेंट हो ना, तो जब भी आपकी शिपमेंट ऑन प्रोडक्शन फ्लोर पे चल रही है, फिनिशिंग फ्लोर पे चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज़रूर जाकर के अपने शिपमेंट को चेक करो। प्रोडक्शन में जाओ देखो, फिनिशिंग में जाओ देखो कि पैकिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, उसकी इंस्पेक्शन ठीक से हो रही है कि नहीं, लोग चेक अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, मतलब उसकी बैलेंसिंग ठीक है कि नहीं। ये होती है एक अच्छी मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। आप लोग खुद जा कर के कुछ 2 4 5 10 पीसेस उठा करके खुद चेक करो कि उसकी कलर आप लोग उसका देख सकते हो, उसका डायरेक्शन देख सकते हो। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन का जो फैब्रिक है वो उसमें कोई कलर वेरिएशन है, ज़्यादा पंगा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है, आपका शिपमेंट अच्छी जाती है, आपकी एक ना क्वालिटी अच्छी होती है, आप अपने काम को कितना डेडिकेशन के साथ करते हो। तो प्रोडक्शन में मर्चेंट को शिपमेंट में इन्वॉल्व रहना ही चाहिए। ये होती है अच्छी मर्चेंडाइजिंग और जिम्मेदारी वाली, ठीक है। ऐसा मैंने किया है, इसीलिए मैं यही सजेशन सबको देती हूँ। मानस प्रधान जी का ही एक अगला कमेंट भी है कि मैम इंस्पेक्शन का फुल प्रोसीजर में मर्चेंडाइज़र के रूल क्या रहेगा। तो इंस्पेक्शन में फुल प्रोसीजर में देखो, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। मतलब ये पूरा डिटेल में बताना चाहिए, तो इसको मैं इसका एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब आपको इसके बारे में चीज़ों को बताऊंगी। अगला क्वेश्चन है, पीपी और जीपीटी रिजेक्ट हो गया तो क्या रिवाइज्ड पीपी जाएगा। जो प्री प्रोडक्शन सैंपल है, पीपी सैंपल जिसको कहते हैं, अगर आपका पीपी रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब बहुत ही ब्लंडर हुआ है कि पीपी रिजेक्शन का मतलब आपकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं डिले होने वाली है, ठीक है। तो पीपी सैंपल अगर क्या कहते हैं कि अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको रिवाइज्ड पीपी भेजना ही पड़ेगा। कुछ अगर माइनर कमेंट आते हैं, कुछ माइनर चेंजेस हैं, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो आपके पास शिपमेंट आपके बहुत पास है और आपको लग रहा है कि सैंपल बनाने में मेरा इतना टाइम, तो जैसे ही अगर हमारा कोई पीपी वगैरह रिजेक्ट होता है तो रिवाइज पीपी जाता ही है। लेकिन कभी कभी अगर आपके कुछ माइनर चेंजेस हैं, हल्का फुल्का है, और आपकी जो आपका बायर है उससे आपकी मतलब कन्वर्सेशन जो होती है आपकी अच्छी है, अगर पकड़ उसके साथ, तो आप उसको उसके बिहाफ पे अप्रूवल ले सकते हैं कि ठीक है जी, इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हैं, बहुत छोटा चेंजेस है, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, और मेरी प्रोडक्शन बहुत ही पास है। इससे क्या होगा कि मेरा सैंपल हफ्ता दिन बनने में लग जाएगा, मतलब बनेगा 2 दिन जाएगा, सब कुछ होगा, तो मेरा इतना दिन वेस्ट होगा। तो मैं सैंपल बनवा रहा हूँ, मीनवाइल क्या मैं अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दूँ प्रोडक्शन में। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अपने बिहाफ पे रिस्क लो, अगर आप नहीं ले सकते तो फिर वेट करो, ठीक है। मेरा ये है कि मुझे अगर लगता है कि माइनर चेंजेस है तो अपने भी यहाँ पे हम रिस्क लेके प्रोडक्शन में डाल देते हैं, जिससे हमारा कम से कम हफ्ता बचता है, क्योंकि प्रोडक्शन में, फिनिशिंग में, इंस्पेक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे अगर जीपीटी मतलब अगर आपका गारमेंट रिजेक्ट हो गया टेस्टिंग में, तो भी रिवाइज टेस्टिंग बायर मांगता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ अगर थोड़ा बहुत हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जीपीटी आपका अगर टेस्टिंग में गारमेंट आपका रिजेक्ट हो गया तो बायर शिपमेंट नहीं लेगा। ये बायर की कॉल है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। जीपीटी में क्या, अगर आपको कलर फास्टनेस में प्रॉब्लम आ गई, अगर आपकी सीम स्लिपेज में प्रॉब्लम आ गई, श्रिंकेज में प्रॉब्लम आ गई, किस तरीके का टेस्टिंग है वो डिपेंड करता है बायर क्या चाहता है, ठीक है। तो अगर आ गया तो बायर ज़रूर आपसे दोबारा मांगेगा। अगला क्वेश्चन है किरण विश्वकर्मा जी का, मैम क्यूसी का स्टडी कहाँ से कर सकते हैं।
क्यूसी का जो आप पढ़ाई करते हैं ना, तो जब आपका जो डिप्लोमा वगैरह होता है, जो फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस, जो इनके इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ से आप 6 मंथ का, 1 ईयर का आप डिप्लोमा डायरेक्ट जा कर के भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर चाहो तो आप अपनी क्यूसी वगैरह की ट्रेनिंग आप साथ में, अगर आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग की क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, तो आप अगर मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि चाहो तो जो आपके इंस्पेक्शन वगैरह जहाँ पे क्यूसी आपके हैं, उनके साथ आप थोड़ा चीज़ों को देखते देखते भी आप इंस्पेक्शन करना सीख जाते हो, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो। लेकिन अगर फ्रेशर हो, अब आपको अपनी करियर को शुरुआत करनी है, तो बिना डिग्री के बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, आपको 2-4 साल हो गए हैं, तो जाकर के कोर्स करना मुझे नहीं लगता ठीक। तो आप ट्रेनिंग के साथ जो 6 मंथ वहाँ जाके सीखोगे, तो प्रैक्टिकली फैक्ट्री में ज़्यादा अच्छे सीख पाओगे, ठीक है। शीला विश्वकर्मा जी का इंटरव्यू में क्वेश्चन है, मैम असिस्टेंट मर्चेंडाइज़र के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो इसका मैं सोच रही हूँ कि इसका एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसमें बहुत सारी चीज़ों कवर करूँ। लेकिन एक रैंडम आपको मैं बता देती हूँ कि देखो बेसिकली जनरल क्या होता है, हर एक बॉस का जो भी इंटरव्यू लेते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसे ही आपको देख के उनका क्या उनके दिमाग में रहता है, चीज़ें से होता है ना कि चेंजेस, क्या वो कब पूछ लेंगे सडनली कुछ नहीं पता है। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वही होते हैं। अगर आप असिस्टेंट मर्चेंट के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछेंगे कि जी आपने कहाँ काम किया है, ठीक है। अब हिंदी में जवाब देते हो, इंग्लिश में देते हो, ये आपका अपना कॉल है। लेकिन मैं जस्ट आपको जनरल बता रही हूँ, आपने लास्ट कहीं पे काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे उस फैक्ट्री में क्या क्या काम करते थे आप, कौन से बायर को हैंडल करते थे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या काम करने की थी, मतलब वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या चीज़ों को आप देखते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। आपको कौन कौन से बायर को हैंडल करते थे, बायर का क्या प्रोसीजर था। हो सकता है आपको कुछ, अगर आप जो भी अपना काम बताओगे कि नहीं आप सैम्पलिंग कराते थे, चेकिंग वगैरह करते थे, फैब्रिक वगैरह अरेंज करते थे, सैम्पलिंग मेजरमेंट वगैरह करते थे, आप कमेंट को ये भी पूछ सकते हैं कि बायर की जो सैम्पलिंग अगर आप करा रहे हो तो बायर के जो कमेंट वगैरह आते हैं क्या वो आप पढ़ के मास्टर जी को समझा लेते हो, क्योंकि वो फिर आपका ना चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है। तो वो जितना आपको नॉलेज होगा फिर आपको उस हिसाब से आगे आपको रिकमेंड करेंगे कि नहीं आप वहाँ पे करने लायक हैं कि नहीं, जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू और आपके सवालों के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने बोला हाँ जी आप कर सकते हैं, सिर्फ मुंह से बोलने पे नहीं, तो तुरंत आपको कोई फैब्रिक सैंपल कुछ भी दे देंगे, बोलेंगे ये, या कोई टेक पैक आपको दे देंगे, बोलेंगे जी ये बायर के कमेंट है, पढ़ के बताओ बायर को क्या चाहिए। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से आपसे बहुत सारे सवाल। मानस प्रधान जी ने बोला है यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माइन, थैंक यू सो मच। एक और कमेंट है, हाय, सब बच्चे आ गए मेरे सब लोग हाय करो, आ गो, हाय हाय वैदे ही हाय करो, पहले हाय कर लो भाई, हाय हाय, ओ गुस्सा आ गया, चलो हाय करो, हाय करो, हाय हाय, चलो अब जाओ, अब सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। और एक और सवाल है, मैम इस स्टाइल के ऊपर एक वीडियो बना दो। ज़रूर बनाएंगे वीडियो, डोंट वरी। और ये है मैम ऑर्डर शीट, आरती राठौर जी का है, मैम ऑर्डर शीट बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं ऑर्डर शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल पे। तो मैं ऑर्डर शीट का एक फॉर्मेट आपको दे सकती हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगी इस वीडियो में लगा दूँ, अगर मेरे पास एडिटिंग में समय मिला तो मैं इसी वीडियो में आपको ऑर्डर शीट का एक फॉर्मेट दिखा दूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती थी, कि ये आप ऑर्डर के लिए मतलब शीट बना सकते हो। अगर नहीं टाइम मिला तो किसी और वीडियो में लगा दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है के सहवाग जी का मैसेज है, कॉलेज के नोट्स भी दिखाओ मैम। देखो कॉलेज के नोट्स वगैरह अगर आप लोग बोलेंगे कौन से टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर दिखाएंगे। वैशाली कैसब जी का मैसेज है, मैम एक वीडियो वॉशिंग का भी बना दो। तो ये ऑलरेडी मैं वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके उसको चेक कर लेना।
एक कमेंट और है प्रियंका जी का, मैम हाई फैशन मर्चेंडाइजर एंड मर्चेंडाइजर में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और नहीं बेटा नहीं, गिर जाओगे गिर जाओगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ। लेकिन मेरे वीडियो कितने 15 मिनट का वीडियो हो गया, चलो 2 मिनट इसके ऊपर भी लेते हैं। तो जो हाई फैशन होता है, जो हाई फैशन मर्चेंडाइज़र हैं, और डिपेंड करता है कि हाई फैशन मर्चेंडाइज़र जो हैं वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है मर्चेंडाइज़र है। ठीक है, आपका बायर कौन सा है ये डिपेंड करता है। अगर आपका बायर इंटरनेशनल बायर है तो हाई फैशन हो या नॉर्मल गारमेंट हो, मर्चेंडाइज़र का जो प्रोसीजर होता है बिल्कुल सेम होता है। हाई फैशन में क्या होता है, क्वांटिटी आपकी बहुत कम होती है। हाई फैशन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि वो पीस इतने हैवी होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं कि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बल्क क्वांटिटी उतनी नहीं होती है। तो वो सैम्पलिंग के बेस पे ही जाते हैं, क्योंकि उनको सैम्पलिंग में ही आप बनवाओगे, उसकी कोई प्रोडक्शन की फ्लोर पे नहीं जाएगा। तो जो मर्चेंडाइजिंग का प्रोसीजर होता है वो सेम ही होता है, चाहे आपको हाई फैशन है चाहे आपका नॉर्मल गारमेंट है। मर्चेंडाइज़र को सेम, अब डिपेंड करता है कि उसमें आपको बायर को टेस्टिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी। अब बच्चे मेरा ना बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अब मैं बना पाऊँगी, क्योंकि अब ये लोग जब तक मैं नहीं जाती हूँ ना, तो ये होता है कि प्रोसीजर सेम होता है। लेकिन जो डोमेस्टिक अगर आप करते हैं, जो डोमेस्टिक बायर है और इंटरनेशनल बायर, इन दोनों के मर्चेंडाइज़र में बहुत फ़र्क होता है। काम करने का जो प्रोसीजर होता है, डोमेस्टिक हमारा जब ऑर्डर होगा, डोमेस्टिक जो बायर होगा उसमें कुछ नहीं होता है, सैंपल बनाओ भेजो, सैंपल बनाओ भेजो। जो नॉर्मल कुछ प्रोसीजर होते हैं, उनको कब बना रहे हैं, कब भेज रहे हैं, क्या रिजेक्शन, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जो इंटरनेशनल बायर की होती है रिक्वायरमेंट, जो मर्चेंडाइजिंग होती है, बेटा नहीं करो, गलत बात है वेद, नहीं करो मम्मी। तो और अगला है एमडी रिजवान जी का, मैम आपकी बातें इतनी पॉइंट की होती हैं, कंपनी में मुझे कभी नहीं बताते, हमें हमारे सर आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। आप लोग को चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन मैं देखो वहीं ऑर्गेनिक चीज़ें बताती हूँ, और मैं कोई किताबी बातें नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, मैं कोई यहाँ थ्योरी की क्लासेस नहीं ले रही हूँ कि मैं आपको थ्योरी में समझाऊँ जिससे आप खूब, मैं क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, मुझे नहीं, मैं थ्योरी तो आप अपने कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, मुझे थ्योरी जब पढ़ोगे तो फिर उसके लिए आपको दिन भर याद करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली और बहुत ईजी तरीका है मेरा बताने का, मुझसे कुछ कमेंट आए थे कि मैम कुछ ना आप प्रोफेशनल वर्ड्स को यूज़ किया करो। अगर मैं यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड्स को यूज़ करूँगी, लाइक जो मर्चेंडाइजिंग जो वहाँ पे, तो फिर आपको चीज़ें, क्योंकि जो फ्रेशर हैं उनको समझ ही नहीं आएगी मैं क्या शब्द बोल रही हूँ। तो मैं बिल्कुल ईजी तरीका, ऑर्गेनिक तरीका बताती हूँ, जिससे हर किसी को मैं जो बताना चाह रही हूँ को बड़ा इजी लगे। एक बार जो सुन लिया उसको दोबारा कुछ पढ़ने, क्योंकि थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। तो जो एक बार सुन लिया, जो एक बार वीडियो को देख लिया, उसको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, उस चीज़ को उसको पता चल जाए। ठीक है, इतना इजी तरीके से मैं बताती हूँ, और मैं ऐसे ही आगे भी बताती रहूँगी। और जो आप अपने फैक्ट्री, अपने ऑफिस में जो सीखोगे, देखो हाथ पकड़ के कभी कोई नहीं सिखाता, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे और कितनी जल्दी ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, आपको कभी आप अच्छा करोगे तो आपको वो कंटिन्यू रखेंगे, बोलेंगे ठीक है जी बंदा अच्छा का। आप अच्छा नहीं करोगे, आपके पीछे बहुत सारे मर्चेंट, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो जो अच्छा करेगा उसी को लोग आगे लेके जाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं लाइन में जो पीछे छूट जाते हैं। और कोई ये सोचे कि नहीं कोई बैठ के सिखाएगा, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ इतना हेक्टिक होता है, इतना प्रेशर होता है कि आपको कोई बैठा के नहीं सिखाएगा, जो काम आता जाएगा वो आपको करते जाना है। इसमें मैं किसी आपके सीनियर को भी ब्लेम नहीं कर सकती। कुछ सीनियर होते हैं इरिटेटिंग होते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई आगे बढ़ ना पाए। कुछ होते हैं बट सब नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। तो अब उसके लिए क्या हो सकता है कि फिर भी अपने से ही सीखना है, करना है, और कोई टेंशन नहीं है, कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाता। जहाँ भी जा रहे हो काम करने, हर किसी से सीखो और टाइम पास मत करो, क्योंकि बहुत सारे मर्चेंट बनने तो जाते हैं, लेकिन टाइम पास 3-3 4-4 साल तक असिस्टेंट लेवल पे करते रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो
पैटर्न मास्टर कैसे बने, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके लिए हम आपको इस टॉपिक को मैं किसी वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ मेरी वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है। तो मिस्टर रईस खान जी का मैसेज है, मैम प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब में कैरियर टॉपिक के पे वीडियो बनाओ प्लीज़। जो प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब है ना, वो बहुत अच्छी जॉब है, वो सैलरी भी अच्छी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और उसमें कैरियर ग्रोथ कितना है, कैसे है, इस बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ है प्रोडक्शन मैनेजर की, फिनिशिंग की इंचार्ज की। लेकिन प्रोडक्शन में जो भी है, क्योंकि उसको ना क्या कहते हैं कि आप धीरे धीरे काम करते हुए जाते हो, और ये मेल्स के लिए ज़्यादा, लड़कों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप मर्चेंडाइज़र खेलते रहते हैं, इनसे आगे बढ़ो, प्रोडक्शन मैनेजर की जाओ, फिनिशिंग इंचार्ज बनो आप लोग। एक अच्छा पढ़ा लिखा जब मेरा एक्सपीरियंस प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बहुत गंदा रहा है कि मेरा जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, एक आध जगह पे किसी एक फैक्ट्री मुझे पढ़े लिखे प्रोडक्शन मैनेजर मिले, अदरवाइज लेबर इन द सेंस कि वो धीरे धीरे टेलर से करते वो प्रोडक्शन मैनेजर बने हैं जब वो 50 साल के हो गए। तो इतना गंदा एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको चीज़ें समझ ही नहीं आती, कहते हैं ना कि प्रोफेशनल चीज़ें करने ही नहीं आती, बस केवल चीज़ों को कुछ समझ ही नहीं पाते, बैल होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी जाएँ प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह जो बने, पढ़े लिखे, जैसे आप लोग हैं ना, आप लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जाएंगे तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फिर आगे आप GM वगैरह भी बन सकते हो। चलो वीडियो को एंड करती हूँ, बच्चे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। बाय बाय।